हेलो बच्चा लोग, चलिए तो आइए अपन अब आय व्यय खाते का फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए ज़रा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे अच्छा ये है कि लिख लीजिए। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सब इंक्लूड हो चुकी हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। कोई भी मद जो है वो बाकी नहीं रह जाएगी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद। इसकी वजह से आप जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपनी बुक वगैरह से करने वाले हैं इसके बाद, तो वो सभी आप पे बन जाएंगे, और अगर नहीं बनते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं सॉल्व करवाऊँगा, है ना। चलिए अपन अब क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं ना। क्या लिखा हुआ है देखिए, 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फ्री मेडिकल सोसाइटी के निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाइए। ठीक है, फ्री मेडिकल सोसाइटी जो है उसका प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है। देखते हैं क्या दिया है इसमें। हतस्थ रोकड़ दी हुई है, चंदे दिए हुए हैं, कितने, 50,000 रुपये की। दान है 14,500 का, विनियोग पर ब्याज मिला है कितना, 7,000 रुपये। चैरिटी से प्राप्तियां हैं 10,000 रुपये। दवाइयों के लिए भुगतान है 30,000 रुपये। डॉक्टरों को मानदेय 10,000 रुपये। वेतन 27,500, विविध व्यय 500। उपस्कर क्रय किया, उपस्कर क्या कहलाता है, फर्नीचर, है ना। फिर क्या है, चैरिटी पर व्यय, हतस्थ रोकड़, चैरिटी पर व्यय कितने हैं, 1,000 रुपये। हतस्थ रोकड़ है 4,500 रुपये की। खैर अपन को प्रारंभिक रोकड़ शेष और अंतिम रोकड़ शेष से कुछ नहीं करना है ना। अतिरिक्त सूचनाओं में अतिरिक्त सूचनाओं में 1 अप्रैल 2017, ठीक है, मतलब वर्ष के प्रारंभिक की डेट है ये, और 31 मार्च ये अंत की डेट है वर्ष के। दिया हुआ है चंदे बाकी, शुरुआत में 500 थे, अंत में 1,000 रुपये है। दवाइयों का स्टॉक कितना है, 10,000, शुरुआत में, अंत में है 15,000 रुपये। अग्रिम चंदे शुरुआत में कुछ नहीं थे, लास्ट में 500 रुपये हो गए। अदत्त वेतन है यहाँ पर 2,500 रुपये वर्ष के अंत में। नोट दिया हुआ है, दान को आय माना जाएगा। अब यहाँ पर हमें आय व्यय खाते के साथ साथ एक तो चंदे का भारी कैलकुलेशन करना है, मतलब जो चंदा खाता बनाना हमने सीखा था उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। खाता बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कैलकुलेट करना है बस। और क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया नहीं है कि चंदा खाता बनाइए, तो हम कैसे भी कैलकुलेट करें ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ में दी है दवाइयों का स्टॉक, तो यहाँ पर ऊपर दवाइयों का स्टॉक जो है इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमने दवाइयों का कंजम्पशन कितना किया, मतलब कि दवाइयों का खर्चा कितना है हमारा। और साथ में ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है, दवाइयों के लिए भुगतान, दवाइयों के लिए भुगतान हमने किया है 30,000 रुपये का। मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमारे पास था दवाइयों का शुरुआत में, फिर हमने इस वर्ष भुगतान किया दवाइयों के लिए 30,000 रुपये का, मतलब उतने की दवाइयाँ खरीदी हैं, और एंड में बची हुई हैं कुछ दवाइयाँ अपने पास क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। तो हमें अब इन तीनों से निकालना पड़ेगा क्या, कंज्यूम कितनी की हमने दवाइयाँ। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें क्वेश्चन अपन सबसे पहले, है ना। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, यहाँ फॉर्मेट में लिखना होगा आय व्यय खाता, ठीक है। और वर्ष कौन सा है, 31 मार्च 2018 के लिए, ठीक है। ऐसा अपन लिख देंगे, फॉर्मेट खींचेंगे, ये रहा। आगे बढ़े अपन, देखें अपन अब
प्राप्तियों की तरफ देखते हैं। सबसे पहले क्या लगा हुआ है, सबसे पहली प्राप्ति है हमारी चंदा। ठीक है, चंदा 50,000 रुपीज़ का है। तो यहीं के यहीं कैलकुलेट कर लें या फिर अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग से कर लीजिए। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं सब। ठीक है, वो जो फॉर्मेट बनाया था अपन ने वैसा फॉर्मेट अपन बना लेते हैं। चंदे खाते में बनाया था, जो पर्टिकुलर लिखना है अपन को, यहाँ पर अपन को अमाउंट लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते थे क्या, वर्ष, चालू वर्ष में प्राप्त चंदा कितना हुआ अपन को, 50,000 रुपये का हमें प्राप्त हुआ है चंदा। ठीक है, आगे अपन को समायोजन प्रविष्टियों में क्या दिया हुआ है, अतिरिक्त सूचनाओं में चंदा बाकी मतलब अदत्त, चंदा बाकी मतलब अदत्त। वर्ष के शुरुआत 1 अप्रैल को कितना अदत्त था, 500 रुपये, और वर्ष के अंत में है 1,000 रुपये अदत्त। अब देखिए हमें क्या निकालना होता है, वर्ष के शुरुआत या फिर प्रारंभ लिखते हैं अपन के प्रारंभ में अदत्त। अब जो चंदा वर्ष के, ये वर्ष है अपना, वर्ष के प्रारंभ में अदत्त था, मतलब कि पिछले वर्ष के अंत का अदत्त। मतलब ये हुआ कि वो पिछले वर्ष की इनकम थी जो कि पिछले साल बाकी रह गई थी। ठीक है, पिछले वर्ष की इनकम थी जो पिछले साल मिलने से बाकी रह गई थी, वो इस साल जाके मिली होगी, है ना। लेकिन हमें इसको अपने चंदा जो है, चंदे का कैलकुलेशन इससे हटाना पड़ेगा। ये जो 50,000 रुपये अपन को मिले हुए हैं ना अभी, तो इसमें पिछले वर्ष के जो 500 बाकी थे वो आ गए होंगे, मिल गए होंगे, लेकिन वो हमारी इनकम नहीं है, तो हमें हटाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, वर्ष के प्रारंभ में जो अदत्त था उसको हम माइनस कर देते हैं। कितना था, 500 रुपये। ये जो माइनस में राशि होती है उसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, है ना। आगे क्या था, वर्ष के अंत में अदत्त, वर्ष के अंत में अदत्त रह गया। मतलब कि ये जो हमारा वित्तीय वर्ष है, चालू वर्ष है, इसके अंत में, लास्ट में मिलना बाकी रह गया। मिलना तो था लेकिन बाकी रह गया। तो इनकम तो है अपनी, मिलेगा जब मिलेगा देखा जाएगा, लेकिन इस वर्ष की हमारी वो इनकम है, तो इसको हमें क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि 50,000 में वो, ये जो 50,000 मिले हैं इसमें वो ऐड नहीं है। ठीक है ना, तो हम ऐड कर देंगे इसको। कितने, 1,000 रुपीज़। आगे दिया हुआ है अपन को अग्रिम प्राप्त चंदे। तो देखिए जो एडवांस मिले हैं चंदे वो केवल इसी वर्ष के अंत में मिले हैं, ना कि शुरुआत में, है ना। तो इस वर्ष के अंत में जो मिला है क्या, एडवांस, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ष के अंत में अग्रिम। तो हमें इस वर्ष के अंत में, ये वर्ष के अंत में जो अग्रिम मिला है वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। मतलब ये जो 50,000 हैं इसमें ये जो अग्रिम कितना है, 500 रुपये है, ये ऐड है, जुड़ा हुआ है, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए था। इस वर्ष की इनकम वो नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको हम हटा देंगे इससे 500 रुपये। 500 ही है। अब बताइए कितना आएगा ये, तो 1,000 माइनस में लिखे हुए हैं, 1,000 प्लस में लिखे हुए हैं, आना फाइनली कितना, 50,000 ही है। लेकिन फिर भी कैलकुलेट तो करना पड़ता अपन को, है ना, क्योंकि ये चीज़ हमें कैलकुलेट करके दिखाना है ना। इसको हम रफ़ कॉपी में भी कर सकते थे, बहुत आसान है रफ़ कॉपी में करना, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या है, जो चेक कर रहा है ना हमारी एग्ज़ाम की कॉपियाँ, उस व्यक्ति को दिखाना है कि इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है चंदा।
इसकी वजह से हमें या तो वर्किंग नोट बना के दिखाना होगा या फिर यहीं की यहीं खाते के अंदर ही हमें प्लस माइनस करनी पड़ती है मदें ऐसे लिख कर, ठीक है ना। तो फाइनली इस वर्ष का जो चंदा है उसकी इनकम हमारी कितनी हुई 50,000 रुपये, जो कि जाएगी कहाँ, आय व्यय खाते में। आय व्यय खाता ऊपर बना हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पर। आय कहाँ होती है भाई, यहाँ पर होती है आय, चंदा चंदा कितना हुआ 50,000 रुपीज़। आगे हमने देखा प्राप्तियों की तरफ, दान अपन को मिला है 14,500 रुपये का। अब जब हम मदों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि उनका हमें करना क्या है एक्चुअल में, तब क्या पढ़ा था हमने दान के बारे में कि विशिष्ट दान होता है तब उसको पूंजीकरण करते हैं, जो सामान्य दान होता है उसको हम आय व्यय खाते में लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में केवल दान लिखा हुआ है, ये तो उनने बताया ही नहीं कि ये सामान्य है या विशिष्ट है, तो जब तक कुछ नहीं कहा तो वो सामान्य दान ही माना जाएगा, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन के नीचे नोट लिखा ही हुआ है कि दान को आय व्यय खाते में लिखना है, तो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा हमें करना है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता तब ये दान सामान्य दान ही माना जाता और आय व्यय खाते में ही लिखा जाता, ठीक है ना। तो 14,500 रुपये हम लिख देंगे यहाँ पर दान की राशि, 14,500 रुपये है ना। चलिए आगे देखें क्या है, विनियोग पर ब्याज लिखा हुआ है। तो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, उन पर हमें ब्याज मिला था, तो ये भी हमारी इनकम है, आय व्यय खाते में ही लिखते हैं अपन, है ना। विनियोग पर ब्याज, ठीक है, कितना है 7,000 रुपये, तो अपन ने लिख दिया। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर किसी फंड का इन्वेस्टमेंट, जो हम कोष बनाते हैं ना, कोष आधारित लेखांकन के हिसाब से, उन कोषों की राशि को अगर फंड इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उन इन्वेस्टमेंट से जो ब्याज मिलेगा वो कोष में ही जुड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि इस कोष का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया या उस कोष का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। तो ये नॉर्मल सामान्य इन्वेस्टमेंट है, सामान्य विनियोग है, तो उसमें जो ब्याज की राशि हमें मिलेगी वो आय व्यय खाते में ही क्रेडिट होने वाली है, ठीक है ना। ये क्रेडिट पक्ष है, यहाँ पर अपन अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट, और यहाँ पर व्यय, ये डेबिट पक्ष है, ठीक है। आगे बढ़े अपन, क्या मिला फिर अपन को, चैरिटी से प्राप्तियाँ। तो इनके बारे में कोई स्पेशल चीज़ नहीं पढ़ी अपन ने, स्पेशल कैलकुलेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी इनकम है बहुत सारे इनकम में से। इसके बारे में ना हमें ये बताया कि पूंजीकरण किया जाता है इसका या फिर आय व्यय खाते में डालते हैं। तो जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमने नहीं सीखी, ना हमें दी गई है, उसको हम क्या मानते हैं, सामान्य इनकम मानते हैं और आय व्यय खाते में लिख देते हैं। क्या है ये, चैरिटी से प्राप्तियाँ, चैरिटी से प्राप्तियाँ 10,000 रुपये की। बस प्राप्तियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब भुगतान की तरफ आते हैं अपन। दवाइयों के लिए भुगतान किया था 30,000 रुपये का। चलिए सबसे पहले अपन यही कैलकुलेट कर लेते हैं, दवाइयों का स्टॉक। अब यहाँ पर लिखेंगे हम दवाइयों का उपभोग, उपभोग मतलब कंजम्पशन, मतलब इस वर्ष हम कितने रुपए की दवाइयों का यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, यूज़ कर चुके हैं या बेच चुके हैं या बांट चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, ठीक है। बाकी दवाइयाँ हमारे पास रखी हुई हैं, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, दवाइयों का कंजम्पशन। अब यहाँ पे क्या होगा, दवाइयों का उपभोग कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या लिखना होगा, सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक। अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि दवाइयों का प्रारंभिक स्टॉक, जब कैलकुलेशन ही दवाइयों के उपभोग का कर रहे हैं अपन, तो इस प्रारंभिक स्टॉक भी दवाइयों का ही होगा ना, ठीक है। तो देखिए नीचे अतिरिक्त सूचनाओं में लिखा था दवाइयों का स्टॉक शुरुआत में कितना है, 10,000 रुपये का है, लिख दो। फिर हमने इस वर्ष दवाइयों के लिए कितना पेमेंट किया है,
30,000 रुपये का भुगतान किया है ना, 30,000 रुपये का भुगतान किया, मतलब 30,000 रुपये की दवाइयाँ खरीदी हैं अपन ने। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे प्लस क्रय 30,000 रुपये का। आगे हमें क्या लिखना है, अंत में हमारे पास कितना स्टॉक बचा है। यहाँ पर पहले हम टोटल मारेंगे कि शुरुआत में दवाइयाँ हमारे पास 10,000 रुपये की थी, वर्ष के बीच में हमने 30,000 तक की दवाइयाँ परचेज कर ली। टोटल हमारे पास 40,000 का स्टॉक होना चाहिए था वर्ष के अंत में, लेकिन अंत में हमारे पास केवल और केवल 15,000 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है। तो ये क्या है, अंतिम स्टॉक कितना बचा है, केवल 15,000 रुपये का। बाकी जो दवाइयाँ थी वो गई कहाँ, उपयोग हो गई, मरीजों को बांट दिए अपन ने, यूज़ कर लिया उनका, ठीक है ना। कितना, 40 माइनस 15,000, 25,000 रुपीज़ की दवाइयाँ जो हैं वो हम क्या कर चुके हैं, बांट चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं, उपभोग कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एक बात समझ आ गई होगी कि क्यों हम ये चंदे का कैलकुलेशन करते हैं तो उसको अलग से वर्किंग मोड में करते हैं, अगर ये दवाइयों का उपभोग का कैलकुलेशन करना है उसको भी अलग से कैलकुलेट करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर ऐसे कैलकुलेशन अपन चंदे खाते में करते जाएंगे, अलग अलग चीज़ों के बहुत सारे कैलकुलेशन, तो चंदा खाता बहुत बड़ा हो जाएगा। सभी कैलकुलेशन उसी में इसलिए नहीं दिखाए जाते हैं ताकि चंदा खाता स्वीट एंड सिंपल और स्मॉल टाइप का दिखे, ठीक है। इसको भी हम बाहर कर सकते थे। अब नेक्स्ट टाइम जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर क्या करेंगे, वर्किंग नोट 2 डाल के नीचे उसको कैलकुलेट कर लेंगे और सीधे सीधे ये जो 25,000 का अमाउंट है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अभी कर लें क्या, चलिए कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। क्या था, दवाइयों का उपभोग कैसे किया अपन ने भाई, प्रारंभिक स्टॉक कितना लिखा अपन ने, 10,000 रुपये का, इसमें हमने ऐड कर दिया दवाइयों का क्रय कितना, 30,000 रुपये का। टोटल हमारे पास हो गए 40,000 रुपये की दवाइयाँ होना चाहिए थी, लेकिन अंतिम स्टॉक एक्चुअल में हमारे पास बचा कितना है, केवल 15,000 का बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 का हम कंज्यूम कर चुके हैं और इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है ना। सीधा सीधा अपन 25,000 लिख देते हैं दवाइयों के उपभोग में। ये हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। कितना, 25,000, ठीक है। बात क्लियर, आगे बढ़ें। फिर क्या है, डॉक्टरों को मानदेय, जैसे सचिव का मानदेय था वैसे ये डॉक्टरों का मानदेय है। उनको थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं अपन, भाई कि आप सेवा कार्य कर रहे हो, थोड़ा बहुत पैसा आप ले लो, है ना। तो यहाँ पर ये भी अपना खर्चा है, डॉक्टरों का मानदेय, डॉक्टरों का मानदेय, ठीक है। डॉक्टरों को मानदेय कितना है, ये हमने बांटा 10,000 रुपये। आगे क्या दिख रहा है अपन को, वेतन दिया है हमने 27,500 रुपये का, लेकिन नीचे अतिरिक्त सूचनाओं में अपन को दिख रहा है वर्ष के अंत में अदत्त वेतन रह गया है 2,500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे वेतन, और हमें अभी जो देना बाकी रह गया है, खर्चा तो है, दिया हो या ना दिया हो, तो वेतन हमने अभी तक दिया है 27,500 रुपये का, और अदत्त वेतन मतलब देने से अभी रह गया, अभी हम दे नहीं पाए, वो कितना है 2,500 रुपये का। तो इसमें ऐड कर देंगे, टोटल हमारा वेतन का खर्चा कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया। टोटल वेतन का खर्चा कितना हुआ, 30,000 रुपये। आगे है हमारे पास विविध व्यय हैं 500 रुपये के,
सीधा सीधा लिखना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अतिरिक्त सूचनाओं में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। विविध व्यय कितने हैं? 500 रुपये के, सीधा सीधा। फिर उपकरण क्रय किया, कोई उपकरण या मशीनरी थी जिसको हमने परचेज कर लिया। अब ये जो उपकरण होते हैं ना, ये स्थायी संपत्तियां होती हैं, है ना, तो वो पूंजीगत व्यय माने जाते हैं, उनको हम यहाँ नहीं लिखते, ठीक है, उनको हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। लेकिन हाँ, इस पर अगर कोई ह्रास है तो लिखना पड़ेगा। ह्रास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। आगे बढ़े अपन, चैरिटी पर व्यय। हाँ, अपन ने दान दिए हैं कुछ, तो उन पर अपन के कुछ खर्चे हो गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन चैरिटी पर व्यय कितने किए? 1000 रुपये। 1000 रुपये अपन ने खर्च कर दिए। अब क्या करना होता है लास्ट में? कुछ नहीं सर, दोनों साइड का टोटल लगाना है, निकालना है अधिक आय या कमी, है ना। बस लगा लीजिए टोटल 50, 60, 70 के बाद 80, 81, 500, ये आया 81, 500। ये इसका टोटल लगाएंगे अपन 30, 50, 30, 50, 60, 65, 66, 500। 66, 500 आया है डेबिट का टोटल, और क्रेडिट का टोटल आया है 81, 500। मतलब ये हुआ कि अपन आधिक्य की तरफ ही जा रहे हैं ना। माइनस कर लेंगे अपन, कितना है? 0, 0, 0। 11 में से 6 गया, 5 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 15,000। तो ये जो 15,000 है, ये कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का आधिक्य कहलाएगा, ठीक है। इसको हम बैलेंस शीट में पूंजी कोष में ले आके जोड़ देंगे, ठीक है ना।